गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर ऊपरी व्यय लागत। बीकॉम सेकेंड ईयर का एबीएसटी पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग से चैप्टर पढ़ रहे हैं ऊपरी व्यय लागत, ओवरहेड कोस्ट। हमने लास्ट क्लासेस में क्या मटेरियल, लेबर, जो लागत के तीन तत्व थे मटेरियल, लेबर, इनके बारे में देख चुके हैं। अब ऊपरी व्यय क्या होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, लागत के तत्व। ये फर्स्ट चैप्टर इसी यूट्यूब चैनल पे देखना, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट पार्ट 1 उस चैप्टर में आपको मिलेगा। उसमें मैंने बताया था लागत के तत्व तीन तरह के होते हैं। तीन तरह के कैसे? कुल लागत। कुल लागत किस किस से बनती है? सामग्री, श्रम और व्यय। ठीक है, किसी भी वस्तु की, जैसे एक पेन है, ये पेन हम इसको बनाते हैं, इसका पेन का निर्माण करते हैं, तो इस केस में क्या होगा, इसमें सामग्री लगी होगी। सामग्री मतलब मटेरियल। मटेरियल क्या लगा होगा? प्लास्टिक एंड ये जो बॉल पेन बना रखा है, बॉल पॉइंट पेन, इसके लिए लगा होगा। धातु लगी होगी। तो ये सब क्या है? सामग्री लग गई। अब पेन बनाने के लिए, अब सामग्री को कन्वर्ट करने के लिए किसी उपयोगी वस्तु में, मतलब प्लास्टिक से पेन बनाने के लिए, तो ये पेन बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी होगी? मजदूर की। तो उसको मजदूरों की, वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो आ गए श्रम में। और थर्ड अपना आ गया व्यय। जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, ये सामग्री, श्रम के अलावा जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो आते हैं अपने व्यय, एक्सपेंसेस की कैटेगरी में। तो ये मटेरियल, ये लेबर और ये एक्सपेंसेस, ये तीन तरह के तत्व होते हैं किसी भी वस्तु के निर्माण में। किसी भी वस्तु को मैन्युफैक्चर करने में तीन तरह की ये तत्व काम आते हैं। इन तीनों तत्वों से मिलकर ही किसी वस्तु का निर्माण होता है। अब देखो, सामग्री में मैंने आपको बताया था प्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष सामग्री, दो तरह की सामग्रियां हैं हमारे पास। श्रम में भी बताया था आपको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। ये सब फर्स्ट चैप्टर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट पार्ट 1 कॉस्ट अकाउंटिंग का, उसमें आप देखना इस नाम से, यूट्यूब चैनल पर ही एक है लेक्चर, आपको उसमें पता चलेगा ये क्या सब था, वहाँ डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अब व्यय है, व्यय में क्या है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ये भी हमारे दो तरह के हो गए। अब इसमें क्या बताया था मैंने? सामग्री से प्रत्यक्ष, श्रम से प्रत्यक्ष और व्यय से प्रत्यक्ष, तीनों प्रत्यक्ष मिलके क्या बनते हैं? मूल लागत। तो एक तरह से मूल लागत का फॉर्मूला क्या हो गया? प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष व्यय, तीनों को ऐड करेंगे तो आती है हमारी प्राइम कॉस्ट। इसी तरह से ये डायरेक्ट, तीनों डायरेक्ट को ऐड किया तो आ गई प्राइम कॉस्ट। तीनों इनडायरेक्ट को ऐड करेंगे कैसे? अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष व्यय, इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ऊपरी व्यय। अब ये अप्रत्यक्ष, ये सामग्री, जितनी भी टर्म्स है, ये सब आपको तभी समझ में आएगा जब आप कॉस्टिंग की जो भी क्लासेस है वो आप फर्स्ट चैप्टर, जब से मैंने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट फर्स्ट ये स्टार्ट किया था, 2, 3, 4, जितनी भी जो भी क्लासेस है कॉस्ट अकाउंटिंग की, वो सारी आपको पढ़नी होगी, तभी आगे चैप्टर्स आपको समझ में आएंगे कि कॉस्टिंग एक दूसरे चैप्टर से लिंक है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा सारा। तो ये तीनों अप्रत्यक्ष मिलके क्या होगा? और ये प्रत्यक्ष सामग्री क्या होती है, प्रत्यक्ष सामग्री क्या होती है, ये सब मैंने लास्ट क्लासेस में आपको समझा रखा है, आपको वहाँ से पढ़ना होगा। तो ये अप्रत्यक्ष है, तीनों को हमने ऐड किया तो क्या आता है हमारा? ओवरहेड, ऊपरी व्यय। देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा? एक तरह से अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष व्यय, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ओवरहेड कॉस्ट, ऊपरी व्यय। अब अप्रत्यक्ष सामग्री क्या होती है? इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। सिर्फ यही नहीं होती है, इसकी लिस्ट बहुत बड़ी है प्रत्यक्ष सामग्री की, अप्रत्यक्ष श्रम की और अप्रत्यक्ष व्यय की। मैंने यहाँ पे थोड़े से एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल आप देख लेना। अप्रत्यक्ष सामग्री का मतलब क्या? जो वस्तु के उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होती। ये सामग्री चैप्टर में देखना, वहाँ पे पूरा समझा रखा है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, ये आप देख लेना, जैसे पेट्रोल, ईंधन, मरम्मत के लिए प्रत्यक्ष सामग्री, धागे, कीले, गोंद, वार्निश, ब्रश, कपड़ा आदि। ये आप पेन बना रहे हो तो पेन बनाने में ये सामग्री प्रत्यक्ष रूप से इस पेन में कहीं नहीं दिखेगी, लेकिन इन सब के बिना ये पेन बन भी नहीं सकता। दूसरी चीज़ क्या हुई? जैसे आपने शर्ट बनाया, शर्ट में क्या दिखेगा आपको? कपड़ा या फिर बटन, लेकिन उसमें धागा, ये सब चीज़ें उसमें नहीं दिखेगी। ठीक है, ये कपड़ा शर्ट के लिए कपड़ा नहीं है, कपड़ा क्या है? रफ कपड़ा। जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं, मशीन को पोंछने के लिए, वो वाला कपड़ा, वो वाला यूज़ करने को बोला है यहाँ पे। तो ये सब क्या है? प्रत्यक्ष सामग्री है। ये वस्तु के, जो भी उत्पादित वस्तु होती है उसमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती है, लेकिन क्या होता है? वस्तु के निर्माण में इन सबकी आवश्यकता पड़ती है। सेकंड है अप्रत्यक्ष श्रम। इसमें क्या है? प्रबंधक, निदेशक जांचकर्ताओं को देय वेतन, बोनस, अधिक समय का वेतन आदि।
अब इसमें जो मजदूर ने पेन बनाया उसकी मजदूरी नहीं लिखी हुई, मजदूरी की, क्योंकि मजदूरी कहाँ जाएगी, प्रत्यक्ष श्रम में, डायरेक्ट लेबर में। और इनडायरेक्ट लेबर में क्या जाएगा, जो कि पेन को बनाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से संबंधित जो भी कर्मचारी नहीं थे, जो प्रत्यक्ष रूप से पेन नहीं बना रहे थे, लेकिन पेन के निर्माण में उनका सहयोग तो था। कैसे, प्रबंध निदेशक, जांचकर्ता ये सब अगर नहीं होंगे पेन बनाने की फैक्ट्री में तो क्या होगा, सिर्फ मजदूरों के भरोसे प्रोडक्शन नहीं चल सकता ना। प्रोडक्शन तो वो कर लेंगे, लेकिन पर सुपरवाइजर ये सब की भी आवश्यकता होगी, तो ये सब क्या होगा, अप्रत्यक्ष श्रम में आएगा। थर्ड है अप्रत्यक्ष व्यय, इसमें क्या आएगा, ये सब आ जाएगा, कारखाना, मशीन, भवन, भूमि का किराया, और इसी का क्या, इन्हीं सब का क्या, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, उनका टैक्स, और लाइटिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये सब क्या आ जाएंगे, अप्रत्यक्ष व्यय में आ जाएगा। अभी आपको समझ में तब आएगा जब स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। ये सब हमने क्या किया था, पहले वाले क्लासेस में सब डिस्कस कर चुके हैं, 3 तरह के ओवरहेड वगैरह सब डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हम इसके बारे में, बाकी डिटेल में पढ़ना है तो लास्ट क्लासेस में पढ़ते रहेंगे उनको। ये आपको समझ में आ गया चार्ट, ये ऐसा चार्ट मैंने फर्स्ट क्लास में बनवाया था आपको। अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम, ऊपरी व्यय लागत। अब देखो ऊपरी व्यय लागत क्या है, वस्तु की कुल लागत का वह भाग जो वस्तु के उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं हो। ठीक है, यही तो बताया था आपको, वस्तु की उत्पादन, अब वस्तु की लागत का 3 भाग होते हैं, जो भी अप्रत्यक्ष रूप वाले हैं, जो भी अप्रत्यक्ष थे वो तीनों क्या मिलके होंगे, ऊपरी व्यय। मतलब प्रत्यक्ष वाले तत्व है वो ऊपरी व्यय नहीं है, वो मूल लागत है, लेकिन अप्रत्यक्ष वाले तत्व क्या है, ऊपरी व्यय है। तो यही मैंने बताया, वस्तु की कुल लागत का वह भाग जो वस्तु के उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित ना हो। तो कैसे संबंधित हो, अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो, ठीक है, कोई डायरेक्ट रिलेशन ना हो उसका वस्तु के उत्पादन से। ऊपरी व्यय लागत अब कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अप्रत्यक्ष सामग्री लागत, अप्रत्यक्ष श्रम लागत, अप्रत्यक्ष व्यय, इन तीनों का योग करेंगे तो क्या आएगा, ऊपरी व्यय। ओवरहेड, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को मिलाया तो आ गया ओवरहेड। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, ऊपरी व्ययों के प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स। अब ओवरहेड से क्लासिफिकेशन किए गए हैं कितने आधारों पर, 5 आधारों पर। फर्स्ट है हमारा लागत के तत्व के अनुसार, लागत के तत्वानुसार, मतलब क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। सेकंड है लागत की प्रकृति या परिवर्तनशीलता के अनुसार। थर्ड हमारा देखना आप कार्यानुसार, ठीक है ना, या फिर कार्य के आधार पर, कार्यानुसार या कार्य के आधार पर, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, या अब ये कार्य या लिख दो, कार्य के आधार पर या कार्यानुसार, ये हो गया अपना थर्ड फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फोर्थ नियंत्रण के आधार पर, अकॉर्डिंग टू कंट्रोल। और फिर फिफ्थ अपना परिस्थिति के आधार पर, बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस। अब हमें क्या पढ़ना है इसमें, फर्स्ट पढ़ते हैं लागत के तत्व के अनुसार। लागत के तत्व के अनुसार पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखो क्या होता है, लागत के तत्व के अनुसार 3 तरह के होंगे हमारे ओवरहेड। कैसे, प्रत्यक्ष सामग्री, अभी आपको बताया था लागत के कुल लागत है, ये तीनों क्या है, लागत के तत्व है। लागत के तत्व, तो लागत के तत्व के अनुसार हमारे कितने हो गए, 3 तरह के हो गए। फर्स्ट क्या हो गया, अप्रत्यक्ष सामग्री, सेकंड हो गया अप्रत्यक्ष श्रम, थर्ड हो गया अप्रत्यक्ष व्यय। ठीक है, और इसके बारे में जो एग्जाम्पल है वो बता रखा है, ये तीनों। तो फर्स्ट हमारे लागत के तत्व के अनुसार हो जाएगा अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष व्यय। इसके नोट्स में आपको शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में और इस क्लास के लास्ट में। लागत के तत्व के अनुसार फर्स्ट हो गया है, ये नोट्स है अपने, आप यहाँ से नोट कर लें या फिर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगी इसको। फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट है। सेकंड हमने क्या पढ़ा था, यहीं पे देखो, फर्स्ट हो गया लागत के तत्व के अनुसार। सेकंड क्या है, लागत की प्रकृति या परिवर्तनशीलता के आधार पर। तो यह आएगा हमारा लागत की प्रकृति, व्यवहार या परिवर्तनशीलता के अनुसार। इसमें देखो क्या है, इसे 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। फर्स्ट क्या है, वेरिएबल ओवरहेड, ये ढंग से समझना। सेकंड क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड, ये टॉपिक ढंग से समझना।
ये आगे तक काम आएगा। थर्ड है अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्यय। 3 तरह के उपरिव्यय हो गए हमारे पास, कौन कौन से? परिवर्तनशील, स्थिर और थर्ड है अर्ध परिवर्तनशील। ये देखो कैसे होगा, लागत की प्रकृति के आधार पे कैसे होगा, परिवर्तनशीलता के आधार पे कैसे होगा। देखो परिवर्तनशील क्या, वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवर मतलब परिवर्तनशील जिसमें परिवर्तन हो रहा हो। किसके साथ परिवर्तन हो रहा हो? उत्पादन के साथ परिवर्तन हो रहा हो, ठीक है। ऐसे उपरिव्यय जो उत्पादन की मात्रा के अनुसार परिवर्तित होते हैं। उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने पर उपरिव्यय भी क्या है, उसी अनुपात में बढ़ जाते हैं। और जैसे उत्पादन की मात्रा कमी हुई तो क्या हुआ, उस कमी के अनुपात में ही ऐसे उपरिव्यय भी कम हो जाएंगे। समझ में आई बात क्या बोल रहा है? इसमें ये है परिवर्तनशील उपरिव्यय, परिवर्तनशील खर्चे, ठीक है ना। परिवर्तनशील खर्चे कैसे होते हैं? जो कि परिवर्तन होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। किसके साथ? उत्पादन की मात्रा के साथ, ठीक है। जैसे ही उत्पादन हमारा, जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे ही क्या होता है, हमारा वेरिएबल ओवरहेड भी हमारे बढ़ जाते हैं। और जैसे ही हमारा प्रोडक्शन कम होगा तो वेरिएबल ओवरहेड भी क्या होंगे, हमारे कम हो जाएंगे। आप देखो इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो। मशीन चलाने के लिए ईंधन शक्ति, ठीक है। कैसे? जैसे देखो आपने बनाई 1000 शर्ट बनाई है आपने, ठीक है। तो उसके लिए मशीन क्या है, 1000 शर्ट के लिए 1000 घंटे चलेगी। मान लो 1 घंटे में एक शर्ट बन जाती है। 1000 आवर्स आपको मशीन को चलाना पड़ेगा। उसमें ईंधन, और ये ईंधन मतलब फ्यूल एंड पावर, इन सब का खर्चा 1000 घंटे तक होगा। अब दूसरी बात यह है, अगर आप मान लो 100 ही शर्ट बना रहे थे तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो मशीन है वो ओनली फैक्ट्री में ओनली 100 आवर्स चलेगी। उसी के अकॉर्डिंग आपका फ्यूल एंड पावर का खर्चा आएगा। तो ये समझ आ गया। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, आपका ये वाला खर्चा, ये वेरिएबल ओवरहेड बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन कम होगा, मतलब प्रोडक्शन की जो भी क्वांटिटी है वो कम होगा, उसके साथ साथ आपके ऐसे खर्चे कम होते जाएंगे। ऐसे ही है विक्रय प्रतिनिधियों का कमीशन। अब उस कोई है सेल्स एजेंट है, उसको क्या किया, 1000 शर्ट देके भेजे कि जा बेच किया। तो 1000 शर्ट बेचने पर वो 1000 के, मान लो एक शर्ट बेचने का वो 10 रुपये लेता है, ठीक है। तो 1000 शर्ट बेचने का वो कितना लेगा, 1000 इंटू 10, 10,000 रुपये कमीशन ले लिया उसने। और अगर उसी विक्रय प्रतिनिधि को, उसी सेल्स एजेंट को हम कितना, सिर्फ 100 शर्ट देके भेजते बेचने के लिए, प्रोडक्शन हमारा 100 ही होता 100 शर्ट का, तो 100 ही शर्ट देके भेजते बेचने के लिए 100 शर्ट बेचेगा। और अगर उस पर 10 रुपये एक शर्ट पे मिलता है उसका कमीशन, तो कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। तो ये क्या हुआ, प्रोडक्शन की क्वांटिटी, जो भी प्रोडक्शन क्वांटिटी उसके साथ ही खर्चे चेंज होते हैं। अधिकार शुल्क, रॉयल्टी, ये क्या है, ये रॉयल्टी भी उसी प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। जितना प्रोडक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग ही ये बढ़ती जाएगी, कम होगा तो कम हो जाएगी। फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा वेरिएबल ओवरहेड। सेकंड है हमारा फिक्स्ड ओवरहेड, स्थिर उपरिव्यय। ऐसे उपरिव्यय जो समय के साथ बदलते हैं, ना कि उत्पादन साथ। अभी बात समझो आप। स्थिर मतलब जो कि स्थिर रहते हैं, मतलब फिक्स रहते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो वो स्थिर किसके साथ स्थिर है, किसके साथ फिक्स है, टाइम के साथ, ठीक है। मतलब टाइम के साथ वो फिक्स है, प्रोडक्शन के साथ फिक्स है। वो क्या है, जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा या कम होगा ऐसे खर्चों पे कोई असर नहीं होता, वो उतने के उतने ही बने रहते हैं। एक निश्चित कार्यक्षमता के साथ, एक निश्चित कार्यक्षमता के तक वो खर्चे वैसे ही इंटैक्ट रहते हैं। प्रोडक्शन से इन खर्चों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये खर्चे टाइम के साथ बदलते हैं, ठीक है। देखो कैसे, ऐसे उपरिव्यय जो समय के साथ बदलते हैं, ना कि उत्पादन मात्रा में परिवर्तन के अनुसार। कैसे, जैसे आपको रूम का रेंट पे करना है, ठीक है। उस रूम में आप, रूम मतलब एक फैक्ट्री है आपकी, उस पर आपकी शर्ट्स बन सकती है, 1000 शर्ट्स बन सकती है आपकी, ठीक है। 1000 शर्ट बनेगी आपकी वहाँ पे। तो 1000 शर्ट तक, जैसे अगर आप वहाँ पे 100 बनाते हो, 200 बनाते हो, 300 बनाते हो, कितनी भी शर्ट बनाते हो आप, 1000 तक जितने भी शर्ट्स बनाओगे उस रूम का रेंट कितना, 10,000 देना पड़ेगा। 10,000 रुपये है उस रूम का रेंट पर मंथ। तो पर मंथ आपको रेंट कितना पे करना पड़ रहा है, 10,000। चाहे वहाँ पे शर्ट बनाओ चाहे एक भी ना बनाओ, आपको 10,000 तो आपका फिक्स हो गया है रेंट। तो ये क्या हो गया, फिक्स्ड ओवरहेड हो गया, जो कि टाइम के साथ फिक्स हो। लेकिन वहीं आपको शर्ट कितनी बनानी है वहाँ पे, 20,000, ठीक है।
1000 जितनी कैपेसिटी थी उस रूम की शर्ट बनाने की, लेकिन आपने क्या किया, उस रूम में 20,000 शर्ट बनाई। अब 20,000 शर्ट्स बनाने के लिए आप मजदूरों को कहाँ बैठाओगे, जगह ही नहीं है। तो 1,000 रुपये से अगर एक भी शर्ट ऊपर हो गई, अगर 1,001 भी हो गई, तो क्या होगा, आपको उसके लिए दूसरा रूम या फिर दूसरा फैक्ट्री में दूसरा रूम या दूसरी जो भी है फैसिलिटी वो लेनी होगी। उसके लिए आपको फिर से एक 10,000 रूम का रेंट पे करना पड़ेगा। तो बात समझ में आ गई। बात ये है कि उस रूम की जो भी है, देखो ऐसे ऊपरी व्यय एक निश्चित सीमा तक 100% कार्य क्षमता तक उत्पादन में वृद्धि होने पर भी अप्रभावित रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपके उस रूम की कैपेसिटी थी 1000 शर्ट्स बनाना, अब आप उसमें एक मतलब 100% कार्य क्षमता कितनी हो गई, 1000 शर्ट्स। अब इस निश्चित सीमा तक आप चाहे कितनी भी उत्पादन में वृद्धि कर लो, 50 बनाओ, 500 बनाओ या 900 बनाओ, कितनी भी बनाओ, लेकिन आपके रेंट पे कोई प्रभाव नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, स्थिर ऊपरी व्यय ऐसे व्यय जो समय के साथ बदलते हैं, ना कि उत्पादन मात्रा में परिवर्तन के अनुसार। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। थर्ड है अर्ध परिवर्तनशील ऊपरी व्यय, मतलब क्या है, सेमी वेरिएबल ओवरहेड। ऐसे ऊपरी व्यय में स्थिर, देखो क्या है, अर्ध परिवर्तनशील मतलब आधे तो वेरिएबल है और आधे क्या होंगे, स्थिर होंगे, ठीक है। अर्ध परिवर्तनशील ऊपरी व्यय, ऐसे ऊपरी व्यय में स्थिर व परिवर्तनशील दोनों ही प्रकार के ऊपरी व्यय के गुण होते हैं। मतलब फर्स्ट ही परिवर्तनशील, सेकंड स्थिर। वेरिएबल एंड फिक्स दोनों ही तरह के ओवरहेड्स हैं, दोनों के इसमें क्या होते हैं, गुण होते हैं। ऐसे ऊपरी व्यय उत्पादक की मात्रा से परिवर्तित तो होते हैं। अब क्या है, अर्ध परिवर्तनशील है ना, तो अब क्या है, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ परिवर्तित तो होंगे, लेकिन उस अनुपात में नहीं परिवर्तित होंगे कि जिस अनुपात में हमारा उत्पादन की मात्रा में बदलाव हुआ है। देखो परिवर्तनशील ऊपरी व्यय में क्या था, जितना प्रोडक्शन में चेंज हुआ है, प्रोडक्शन क्वांटिटी जितनी बढ़ी है उसी अनुपात में ये खर्चे बढ़ते थे। जितनी प्रोडक्शन क्वांटिटी कम हुई है उसी अनुपात में ये खर्चे कम होते थे। लेकिन इसके केस में क्या है, प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा साथ साथ ऐसे वेरिएबल ओवरहेड भी बढ़ेंगे, लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ेंगे जिस अनुपात में प्रोडक्शन बढ़ा है, ठीक है। मतलब प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज तो है लेकिन रेशियो सेम नहीं है। इसमें क्या था, रेशियो सेम था, इसमें रेशियो सेम नहीं है। दोनों में वृद्धि हो रही है लेकिन बराबर मात्रा में नहीं होगी, दोनों में अलग अलग होगी, रेशियो सेम नहीं है। देखो क्या है, ऐसे ऊपरी व्यय उत्पादन की मात्रा से परिवर्तित होते हैं लेकिन उस अनुपात में नहीं जिस अनुपात में उत्पादन की मात्रा में बदलाव हो। उदाहरण दिया हुआ है इसका, क्या है एग्जाम्पल, क्या है इसके, मरम्मत में अनुरक्षण व्यय, बैंक व्यय, टेलीफोन व्यय, कारखाना सफाई, प्रकाश व्यय, संयंत्र में मशीन का हाथ आदि। अब इसका मतलब सेमी वेरिएबल में किसका, वेरिएबल ओवरहेड प्लस फिक्स्ड ओवरहेड दोनों का पार्ट होता है। अब आपके पास क्वेश्चन में एक बार ये भी प्रॉब्लम आएगी, ये वाले प्रॉब्लम्स इसमें सॉल्व करनी पड़ेगी आपको। देखो जैसे ये है, एक आपको दे दिया ओवरहेड, दे दिया 10,000 रुपीज़ है आपका, कौन सा, सेमी वेरिएबल ओवरहेड। अब आपको सेमी वेरिएबल ओवरहेड में से क्या क्या हटाना है, आपको उसमें उस 10,000 में से वेरिएबल एंड फिक्स दोनों तरह के। अब मैंने बताया था ना परिवर्तनशील में क्या है, थोड़ा सा पार्ट इसका होता है, थोड़ा सा पार्ट इसका होता है, दोनों से मिलकर ही बना होता है। तो इन दोनों से मिलकर जो 10,000 रुपये बने हैं उसमें कितना पार्ट तो वेरिएबल का है, कितना फिक्स का है, ये कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। देखो क्या है, क्रियाशील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये आपको हर लेवल पे काम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है छोटा सा बट हर क्वेश्चन में काम आता है, ये वर्किंग नोट में काम आता है। ये क्रियाशीलता के आधार पर अर्ध परिवर्तनशील व्ययों का पृथकीकरण, मतलब क्या, सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल ओवरहेड बाय कंपैरिजन ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी। देखो क्या, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट, चेंजेस इन ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंजेस इन प्रोडक्शन लेवल, फिक्स्ड ओवरहेड, सेमी वेरिएबल ओवरहेड। अब फिक्स्ड ओवरहेड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आगे अपना वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड कैसे आएगा, सेमी वेरिएबल ओवरहेड माइनस प्रोडक्शन मल्टीप्लाई किससे करेंगे, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट। अभी आप इसको नोट कर लो, समझ लो। अभी हम इसका एग्जाम्पल करेंगे। हम ये जितने भी जो है टाइप्स ऑफ ओवरहेड, ये 5 टाइप है, वो 5 पढ़ रहे हैं, उसके बाद में इसका एक क्वेश्चन करेंगे, इसको नोट कर लो आप, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे 2-3 एग्जाम्पल के साथ। ये हमारा हो गया सेकंड टाइप, लागत की प्रकृति के आधार पर हो गया था। अब देखो थर्ड क्या था हमारा, नोट्स में लास्ट में शेयर कर दूंगी, नोट्स आप लास्ट में नोट कर लेना।
थर्ड है हमारा कार्य के आधार पर या कार्यानुसार, फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन कैसे होगा? क्रियानुसार वर्गीकरण। देखो ये रहा उपरिव्ययों का क्रियानुसार वर्गीकरण। क्रियानुसार उपरिव्ययों को 3 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट है कारखाना उपरिव्यय, सेकंड है प्रशासनिक उपरिव्यय, कार्यालय उपरिव्यय, और थर्ड है विक्रय एवं वितरण उपरिव्यय। ठीक है, विक्रय उपरिव्यय, वितरण उपरिव्यय इसमें आ गए इस तरह से। अब देखो क्या है उपरिव्ययों का क्रियानुसार वर्गीकरण, फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन कितना के लिए हमने क्या है उपरिव्यय को 3 भागों में बांटा है। ये एलिमेंट ऑफ कोस्ट चैप्टर है, उसका पार्ट 4 में आपको दिए हुए हैं सारे वहाँ पे डिस्कस किए थे एक फॉर्मेट में। एक हमने कॉल शीट बनाई थी, उसमें सबको डिस्कस किया था इनको, ये कैसे कैसे कहाँ पे उस शीट में आएंगे। अब आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे यूनिट कॉस्टिंग, उसमें भी फिर से डिस्कस होगा। बेटर आप स्टार्टिंग से हर क्लास पढ़ते हैं ताकि आपको इन चैप्टर्स में आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती ही रहेगी। स्टार्टिंग से सारे कॉस्ट अकाउंटिंग के जितने भी लेक्चर्स हैं उन सबको पढ़ लीजिए, उनके जितने भी प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन है, वो सब आप सॉल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पर। अब देखो यहाँ पे कारखाना उपरिव्यय, फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड। इसमें देखो क्या बोला हुआ है, अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष उपरिव्यय का मतलब तो आपको पता ही है कि तीनों तत्व जब अप्रत्यक्ष होंगे ना तो इन तीनों अप्रत्यक्ष को मिला के क्या बनता है उपरिव्यय। तो अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम, अप्रत्यक्ष व्यय की वह लागत जो कारखाने में उत्पादन के दौरान व्यय की जाती है। ठीक है, कारखाने में प्रोडक्शन होता है ना, तो उस टाइम पर क्या होता है, ऐसा खर्चा हमारा इंकर होता है, कारखाना उपरिव्यय कहलाता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है देखो इसमें, जैसे क्या बोला, कारखाना भवन का किराया। अब कारखाना यूज आ रहा था किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, तो उस भवन का किराया भी लगेगा, उस पर डेप्रिसिएशन भी लगेगा और लाइटिंग एक्सपेंसेस भी होगी वहाँ पे, और कुछ भी टूट फूट हो जाती है मशीन्स वगैरह में तो मरम्मत पे भी होगा। तो ये सब क्या हो गए हमारे कारखाना उपरिव्यय के एग्जाम्पल हो गए। फैक्ट्री ओवरहेड को क्या क्या बोल सकते हैं, कारखाना उपरिव्यय फैक्ट्री ओवरहेड को क्या क्या बोल सकते हैं, वर्क्स ओवरहेड। देखो ये यहाँ पे कई बार क्या है फैक्ट्री वर्क्स ओवरहेड को सेम बोला जाता है, लेकिन इनमें कोई डिफरेंस है वो मैं आगे आपको बताऊंगी जब यूनिट कॉस्टिंग चैप्टर चलेगा। ये मैंने आपको एलिमेंट ऑफ कॉस्ट चैप्टर का 4th पार्ट में भी पढ़ाया है, लेकिन इसको हम यूनिट कॉस्टिंग चैप्टर जो आगे आने वाला है हमारा 4-5 लेक्चर्स के बाद में आ जाएगा वो चैप्टर, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि इसमें डिफरेंस क्या होता है, शीट में समझाया जाएगा। लेकिन क्या है इनको एक नाम से भी बोल दिया जाता है, प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोल दिया जाता है, जबकि प्रोडक्शन ओवरहेड में भी इन तीनों में ही डिफरेंस है, लेकिन इन तीनों को एक नाम से कई बार बोल दिया जाता है। किस सिचुएशन में बोला जाता है वो हम सब उस शीट में पढ़ेंगे। और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड तो किसको बोलते हैं, कारखाना उपरिव्यय को ही बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोला जाता है। तो ये सारे नाम इसके हैं किसके, फैक्ट्री ओवरहेड के। नेक्स्ट है हमारा प्रशासनिक उपरिव्यय या कार्यालय उपरिव्यय। इन्हें एस्टेब्लिशमेंट ओवरहेड के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे उपरिव्यय जो कार्यालय प्रशासन से संबंधित कार्य में व्यय किए जाते हैं तथा उत्पादन से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं, क्या कहलाते हैं, कार्यालय प्रशासनिक उपरिव्यय। अब देखो क्या था, जो भी अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष व्यय, ये तीनों तरह के खर्चे अगर कारखाने में लगते हैं तो होगा कारखाना उपरिव्यय। अगर ये तीनों तरह के खर्चे ऑफिस में या प्रशासनिक कार्यों में लगते हैं, ठीक है, वो कार्यालय में या फिर प्रशासनिक कार्यों के संबंध में खर्च किए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो कहलाते हैं प्रशासनिक उपरिव्यय, कार्यालय उपरिव्यय। लेकिन इनका क्या है, उत्पादन से संबंध प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब इसके एग्जाम्पल दिए हुए आपको, एग्जाम्पल्स क्या है, प्रशासनिक भवन का ह्रास, मतलब जो भी हमारा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है या जो ऑफिस है उसका क्या आ रहा है, डेप्रिसिएशन, किराया उसका, और कुछ भी कहीं टूट फूट हुई तो उसकी मरम्मत। ऐसे भवन में प्रयुक्त फर्नीचर, अब जैसे ऑफिस है, ऑफिस यूज के लिए कोई फर्नीचर यूज आ रहा है, जैसे सोफा टेबल जो भी है, ऐसे भवन में प्रयुक्त फर्नीचर व मशीन का ह्रास, या फिर कोई मशीन यूज आ रही है ऑफिस में, जैसे कोई मशीन्स होती है ना, एसी हुआ या फिर जो भी है कूलर हुआ अपना, तो ये सब चीज़ें जो भी यूज़ आ रही है तो उन सब पे डेप्रिसिएशन, वो अगर उनमें कुछ खराबी आ जाती तो उसकी मरम्मत करवाने का खर्चा,
या फिर उनको किराए पे लिया हुआ हो मशीन, कूलर, एसी वगैरह का, तो उसका किराया। और ऑफिस में कौन बैठ के काम करते हैं? क्लर्क या मैनेजरियल पोस्ट के लोग, अकाउंटेंट, ये सब होते हैं वहाँ पे ऑफिस में। तो ये जितने भी है लिपि के प्रबंध के पद पर कार्यरत वो व्यक्ति हैं, उन सबका वेतन भी इसी में आ जाएगा। और स्टेशनरी ऑफिस में तो स्टेशनरी यूज आती है। स्टेशनरी मतलब पेन, पेपर्स और जो भी है ये सब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मशीन में जैसे कंप्यूटर वगैरह भी ऑफिस में काम आता है, कंप्यूटर, प्रिंटर, तो इन सब से संबंधित जो भी खर्चे होंगे वो कहाँ आएंगे? प्रशासनिक उपरिव्यय, कार्यालय उपरिव्यय में। इसकी लिस्ट, ये छोटी मोटी लिस्ट मैंने आपको समझाने के लिए दे रखी है। देखो आदि लिखा हुआ है, मतलब यहीं तक, ये थोड़ा बहुत समझा दिया है। इसके अलावा और भी कुछ है, ये सब आपको यूनिट कॉस्टिंग चैप्टर जो आप पढ़ेंगे उसमें सब आपको डिटेल में एक शीट दी हुई है, आपको वहाँ दिख जाएगा, वहाँ क्वेश्चंस करेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये खर्चे कहाँ कहाँ तक, किस किस लेवल तक जा सकते हैं। अब है थर्ड है विक्रय एवं वितरण उपरिव्यय, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। आप देखो इसमें दो है, सेलिंग एंड, इनको एक साथ बोला जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, लेकिन इन दोनों में, दोनों के टर्म्स में अलग अलग बता रखा है। इसको विक्रय उपरिव्यय अलग होता है, वितरण उपरिव्यय अलग होता है, लेकिन दोनों को एक साथ लिखा जाता है क्वेश्चन करते टाइम पे। तो देखो विक्रय उपरिव्यय क्या होते हैं, सेलिंग ओवरहेड क्या होते हैं? ऐसे उपरिव्यय जो ग्राहक को बनाए रखने या विक्रय संवर्धन के लिए किए जाते हैं। ठीक है, विक्रय उपरिव्यय मतलब सेल्स प्रमोशन के लिए, आपके सेल्स को बढ़ाने के लिए जो भी खर्चे होंगे, क्या तो आपके ग्राहक उनको बनाए रखो या फिर नए ग्राहक जोड़ने हो, तो उसके लिए क्या किए जाते हैं? सेलिंग ओवरहेड। जैसे विक्रय एजेंटों का कमीशन, नमूनों मतलब फ्री सैंपल्स, उनका डिस्ट्रीब्यूशन। फ्री सैंपल्स मतलब जैसे आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में कई बार कोई शैम्पू लगा के भेज देते हैं, ये जो भी एडवर्टीजमेंट करने के लिए जो भी है विज्ञापन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, शैम्पू लगा के भेज दिया, कई बार पाउडर लगा के भेज दिया, क्रीम लगा के भेज दिया, तो न्यूज़पेपर के साथ वो लगा के भेजते हैं, तो वो क्या फ्री सैंपल्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो ये सब क्यों करते हैं? ये नए ग्राहक, नए कस्टमर्स को जोड़ने के लिए विज्ञापन करवा दिया, बाजार शोध मतलब मार्केट में रिसर्च करवा दी कि किसको कैसा प्रोडक्ट चाहिए, हमारे प्रोडक्ट में क्या कमी है और इस प्रोडक्ट में हम क्या सुधार कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, ये मार्केट में जो भी है, जो भी कंज्यूमर्स है, जो यूज़र्स है, उनके व्यूज़ लेकर आते हैं, उनके विचार लेकर आते हैं मार्केट में जो भी है, संस्था से कोई भी व्यक्ति जाकर जो कि सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं, तो उनके सर्वे के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो ये सब क्या हो गया, ये विक्रय उपरिव्यय हो गया। इन पे सेल्स प्रमोशन या सेल्स या हमारे क्लाइंट्स जो कस्टमर्स हैं उनको बनाए रखने के लिए जो भी खर्चे होते हैं वो आएंगे विक्रय उपरिव्यय में। और अब जैसे ही सामान विक्रय हो गया, विक्रय के बाद में जैसे आपने माल बेच दिया, माल को बेचते ही कौन से खर्चे स्टार्ट होते हैं? वितरण उपरिव्यय। देखो जहाँ विक्रय कार्य समाप्त होता है उसी समाप्ति बिंदु से, कौन से, जहाँ सेल्स एंड हुई, उसी एंड पॉइंट से आपके डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे पैकिंग का खर्चा, अब मान लो आपका माल बिक गया, आपको किसी ने ऑर्डर दे दिया कि ठीक है हमको 100 पेन भिजवा दो, तो आप 100 पेन भिजवाने के लिए पहले पैकिंग करोगे, उसकी पैकिंग करवाओगे, और जावक गाड़ी भाड़ा, उसको मतलब 100 पेन को भेजने के लिए जो भी गाड़ी भाड़ा बैठता है आपका, वो भी जावक गाड़ी भाड़ा, मतलब गाड़ी बाहर जा रही है बेचने, तो उसमें जावक गाड़ी भाड़ा। बेचे गए माल का बीमा व्यय, बीमा करवा दिया आपने गाड़ी का पेन भेजने के लिए, बेचे गए माल का बीमा व्यय। तो ये सब क्या हो गया, सेल्स के बाद में, माल के बिके बाद में ये वाले वितरण के खर्चे स्टार्ट होते हैं। तो अपना ये हो गया थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ क्लासिफिकेशन हमारा था नियंत्रण के आधार पर। ठीक है, नियंत्रण के आधार पर कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी। नियंत्रणीय उपरिव्यय, अनियंत्रण उपरिव्यय, दो तरह के उपरिव्यय हैं। देखो नियंत्रणीय में क्या बोला है, वे उपरिव्यय जिसे निरीक्षकों एवं प्रबंधकों के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, मतलब वो उनके कंट्रोल में होते हैं। जैसे कोई वेस्टेज वगैरह हो रहे हैं हमारे, उन वेस्टेज को, मटेरियल का वेस्टेज है या जो भी है, ओवर टाइम जो भी है अपना, जैसे लेबर है उसका, वो काम नहीं कर रहे, लेकिन उस टाइम का जैसे 8 घंटे का उनकी ड्यूटी है वन डे, लेकिन क्या हुआ वो करते हैं ओनली 5 आवर्स काम, 3 आवर्स वो इधर उधर ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो वो क्या करेंगे, निरीक्षक उन पर ध्यान रखेंगे और इस तरह की वो जो 3 घंटे की फालतू मजदूरी जा रही है उस वाले खर्चे को बचा सकते हैं। उस 3 घंटे में उन मजदूरों को काम के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। कैसे? या तो कोई पनिशमेंट देके या फिर कोई इंसेंटिव्स देकर। ठीक है, ये हमने इंसेंटिव्स पढ़े थे लास्ट क्लास में, लेबर रेम्यूनरेटिंग मेथड्स में। तो इन तरह के खर्चों को, ये कुछ ये ओवरहेड होते हैं जिनको नियंत्रित किया जा सकता है, तो उनको बोलते हैं कंट्रोलेबल। और कुछ ऐसा होता है
जो कि हमारे निरीक्षक और प्रबंधकों के कंट्रोल में नहीं होते हैं। कुछ ऐसे ओवरहेड्स, कुछ ऐसे वेस्टेज जो कि इन दोनों के कंट्रोल में नहीं होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? अनियंत्रणीय उपरिव्यय। ये बाहरी कारणों से ही प्रभावित होते हैं। जैसे कोई गवर्नमेंट रूल्स लागू हो गए तो उस पर क्या ये दोनों नहीं कर सकते इस पर नियंत्रण, तो वो किस पे होगा? सब डिपेंड, बाहरी कारणों से प्रभावित होंगे ये सब उपरिव्यय, तो वो तो होंगे जो होंगे ही, हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारी संस्था उन पर कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए उनको बोलते हैं अनियंत्रणीय उपरिव्यय। फिफ्थ है हमारा परिस्थिति के अनुसार। हमारा फिफ्थ जो है टाइप था उपरिव्यय के प्रकार में, वो है परिस्थिति के अनुसार। दो तरह के होते हैं, सामान्य उपरिव्यय, असामान्य उपरिव्यय। सामान्य उपरिव्यय क्या कौन से होते हैं? सामान्य परिस्थितियों में जो भी उपरिव्यय उत्पन्न होते हैं तथा उत्पादन प्रक्रिया में ऐसे व्यय सामान्य माने जाते हैं। जैसे सामान्य क्षय, नापतोल में सामान्य कमी आदि। देखो कैसे हुआ, जैसे आपने क्या किया, कोई लिक्विड कोई मेडिसिन तैयार की, कोई लिक्विड, उसमें लिक्विड को सॉल्यूशन में आपने कुछ मेडिसिन प्रिपेयर की आपकी संस्था ने। अब क्या है, आपने कितना बनाया था उसको? 100 लीटर बनाया, ठीक है। 100 लीटर आपकी कोई मेडिसिन, कुछ सॉल्यूशन आपका तैयार हुआ है। अब उसमें जब वो उसमें वाष्प जो उड़ेगी, ठीक है ना, वाष्प बन के जो उड़ता है, तो मान के चलो वो 1 लीटर उड़ गया तो 99 लीटर बचा, ठीक है। तो 1 लीटर आपका नॉर्मल है कि आप बनाओगे कुछ लिक्विड सॉल्यूशन तो गर्मी की वजह से वो 1 लीटर उड़ ही जाएगा। तो आपका 1%, मतलब 100 में से 1 लीटर उड़ने की आपने पहले से निश्चित कर रखा था कि हाँ 1 लीटर तो उड़ ही जाएगा, तो वो क्या हुआ? आपका सामान्य उपरिव्यय। 1% आपका क्या हो गया? सामान्य शेयर, नॉर्मल लॉस है। और नापतोल में सामान्य से कमी, जैसे आपने नापतोल करवाई तो कई बार थोड़ा, जैसे है आधा किलो, 1 किलो, वो सब कम तो तोल ही देते हैं 1000 किलो में, तो वो सब नॉर्मल है, वो हमारी उत्पादन प्रक्रिया का एक पार्ट है। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि असामान्य परिस्थितियों में उत्पन्न होते हैं। कैसे? जैसे वो लिक्विड सॉल्यूशन बनाया था, कोई चोर के ले गया, तो वो क्या हो गया? चोरी की वजह से हो गया, वो वाला अप्रत्याशित या आकस्मिक खर्चा हो गया। मशीन टूट गई, विद्युत आपूर्ति का रुकना, जो भी सप्लाई हो रही थी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वो ना बंद हो गई तो उससे हमारा प्रोडक्शन रुक गया, उससे हमारे प्रोडक्शन रुकने से कुछ खर्चा, कुछ लॉस जो भी होगा वो आएगा असामान्य। एबनॉर्मल ओवरहेड, नॉर्मल ओवरहेड, दो तरह एबनॉर्मल ओवरहेड में आएगा। और फिर हड़ताल, स्ट्राइक की वजह से हो गया, कोई भी है अपनी प्राकृतिक विपदाएं जैसे बाढ़, आग, भूकंप, इन सब से जो भी हमारे कार्य में व्यवधान होंगे, प्रोडक्शन में जो भी व्यवधान होगा, उसकी वजह से हमारा लेबर और ये मटेरियल सभी चीज़ों का वेस्टेज होगा, तो उससे जितने भी हमारे लॉसेस होंगे, इनका वो जो भी होंगे हमारे लॉसेस आएंगे, वो सब क्या होंगे? हमारे असामान्य उपरिव्यय आएंगे। और सेकंड क्या है, इसके अतिरिक्त सामान्य उपरिव्यय ही यदि पूर्व निर्धारित निश्चित सीमा से अधिक हो तो उन्हें भी असामान्य उपरिव्यय कहा जाता है। देखो मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर 100 लीटर कुछ मेडिसिन बना रहे हो, आप कोई लिक्विड सॉल्यूशन में बना रहे हो, तो क्या हुआ उसमें 99 लीटर, 1 लीटर आपका नॉर्मल लॉस है कि हाँ 1 लीटर तो उड़ ही जाएगा वाष्प बन के। लेकिन अगर मान लो आपके जब तोल में आपका वहाँ पे 99 लीटर की जगह 95 लीटर ही आया, ठीक है, जब आपने उसको मेज़र किया, तोला, तो वो 99 लीटर की जगह 95 लीटर आया, इट मीन्स 4 लीटर की कहीं गड़बड़ी हो गई, तो 4 जो एक्स्ट्रा जो जा रहा है, एक्स्ट्रा गायब हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एबनॉर्मल ओवरहेड। देखो ये दे रखा है। इसके अतिरिक्त सामान्य उपरिव्यय, सामान्य उपरिव्यय यदि पूर्व निर्धारित सीमा से, मतलब बता रखा है कितना निश्चित कर रखा है, उससे अधिक अगर कुछ ज़्यादा अगर कुछ लॉसेज हो गए तो वो कहाँ जाएंगे? असामान्य उपरिव्यय में, ठीक है। ये तो हो जाएगा नॉर्मल, नॉर्मल, ये हो जाएगा अपना एबनॉर्मल, नॉर्मल ओवरहेड एंड एबनॉर्मल ओवरहेड। ये हमारे हो गए नोट्स। अब मैं इसको शेयर कर देती हूँ आपसे। ये हमारे 5 टाइप्स हो गए हैं, बस ये क्लास 8 तक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं इसके आगे क्वेश्चंस। ये है हमारे नोट्स, आप ये वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक PDF लिंक आता है इसी यूट्यूब चैनल, ये जब मैं अपलोड करूँगी यूट्यूब पर तो उसी में PDF लिंक है, उसमें ये नोट्स भी अपलोड कर दिए जाएंगे, आप वहाँ से क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये है
इस टॉपिक का क्वेश्चन देखना है हमको। ये टॉपिक आपको बताया था इम्पोर्टेंट, इसका हम अभी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम। देखो इसमें क्या होगा, इसमें आपको दो तरह के लेवल दिए होंगे। क्रियाशीलता मतलब दो लेवल, जैसे आपने 1000 इकाइयाँ बनाई और दूसरे लेवल पे आपने कितनी 1500 इकाइयाँ बनाई, ठीक है। दो लेवल दिए होंगे, दोनों लेवल पे कितना कितना आपका अर्ध परिवर्तनशील लागत मतलब अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्यय सेमी वेरिएबल ओवरहेड कितना कितना खर्चा हुआ है वो आपको बताया जाएगा। उस सब के आधार पर आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, इन दोनों का अलग अलग पोर्शन कैलकुलेट करना होगा। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका अभी। देखो ये दिया हुआ है हमको, एग्जांपल देखना। एक वस्तु की 400 इकाइयाँ बनाने की उपरिव्यय लागत कितनी आती है, 1600 रुपये। यदि वस्तु की 600 इकाइयाँ बनाई जाए तो कितनी आएगी लागत, 2000 रुपये। कौन सी, उपरिव्यय लागत। स्थिर एवं परिवर्तनशील उपरिव्यय लागत अलग अलग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो अपना फॉर्मूला क्या था, हमने लिखा था ना फॉर्मूला, ये ऐसा था, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट चेंज इन ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रोडक्शन लेवल। इसी तरह से देखो आप यहाँ देखो, चेंज इन ओवरहेड कॉस्ट कितने आ रही है, यहाँ पे 1600 रुपये आ रही है। अब देखो 400 इकाइयाँ बनी, ठीक है, तो 400 इकाइयाँ बनी और 1600 बनी, नहीं 400 इकाइयाँ और ये 1600 इकाइयाँ, 400 इकाइयाँ बनती तो 1600 का खर्चा आता है। तो क्या हुआ, 400 इंटू 4 करके देखो 1600 आ रहा है, तो 4 रुपये का आ रहा है इसमें, ठीक है ना। 4 चौक 16, 4 का आ रहा है इसमें, जो भी 4 गुना हो रहा है ये खर्चा। इसमें देखो 600 इकाइयाँ बनाई तो 2000 खर्चा आ रहा है, तो ये 6 चौके 2400 नहीं आ रहा ना। परिवर्तनशील लागत क्या होती है, सेम अनुपात में बढ़ती है, जैसे 4 चौक 16 आ रहा है वैसे 6 चौके 24 आनी चाहिए थी। और अगर ये स्थिर व्यय होता तो क्या होता, 400 इकाइयाँ बनाने में भी 1600 खर्चा लग रहा है, तो 600 बनाने में भी क्या लगता है, 1600 खर्चा लगता। तो ये क्या होती है, आपकी स्थिर इकाइयाँ होती, स्थिर उपरिव्यय होता। अब ना तो ये कौन सा है, परिवर्तनशील दिख रहा है आपको, ना ये आपको स्थिर दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, आप खुद समझ जाना, क्वेश्चन में ये क्या है, अर्ध परिवर्तनशील है। तो इस अर्ध परिवर्तनशील खर्चे में मतलब 1600 और 2000 में से कितना पार्ट तो इनका फिक्स है, कितना पार्ट ओवरहेड है, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट। इसमें क्या है, चेंज इन ओवरहेड कॉस्ट, ये आ रहा है ना, चेंज इन ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रोडक्शन लेवल। अब ओवरहेड कॉस्ट कैसे है, देखो आप ऐसे लिखना, जब 600 इकाइयाँ बनती है तो कितना आता है खर्चा, 2000 का। माइनस करना मतलब सेकंड लेवल तो यहाँ लिख देना, माइनस करना फर्स्ट लेवल क्या होगा, और 400 इकाइयाँ बनेगी तो कितना खर्चा आएगा, 1600 का। चेंज इन, अब क्या है, 1600 से 2000 हो गया तो ये हो गया 400, और ये 400 इकाइयों से कितना हो गया, 600 तो हो गया 200। तो 400 डिवाइडेड बाय 200 होगा ना, 400 डिवाइडेड बाय 200, तो क्या आएगा, 2 रुपये प्रति यूनिट। ये आपकी आ गई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, मतलब 2 रुपये आपका क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। अब इस 400 इकाइयों पर 2 से गुना करो, कितना हो गया, 800 रुपये। तो 400 इकाइयाँ बनने पे खर्चा कितना आ रहा था, 1600 का। तो 1600 का खर्चा आ रहा था, लेकिन 2 रुपये प्रति इकाई क्या थी, वेरिएबल कॉस्ट। 400 इंटू 2 करोगे आप तो कितना, 800, 16 में से 800 गए तो कितना हुआ, बचा 800। तो 800 क्या होगा आपका फिक्स्ड ओवरहेड, बाकी 800 क्या है आपका वेरिएबल ओवरहेड। देखो कैसे वेरिएबल ओवरहेड, देखो इस तरह से कैलकुलेट करना है। 1600 आपका वेरिएबल ओवरहेड आ रहा है, प्रोडक्शन कितना था 400 का, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही, 200 रुपये। ये मैंने सब फॉर्मूला लिखा है आपको, तो इस तरह से आप कैलकुलेट करना है। ये 800 रुपये आपकी आ गई फिक्स्ड ओवरहेड। अब इसी तरह से क्या 2000 में कितना है, आप ये भी देखोगे, तो सेम फॉर्मूला लिखोगे आप, सेम यही फॉर्मूला लिखोगे। सेमी वेरिएबल ओवरहेड कितना आएगा, 2000, इसके केस में आ गया 2000, माइनस प्रोडक्शन कितना था, 2000 खर्चा आया था जब 600 का था, तो ये 600 आ गया। और अपनी ये जो वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट कितनी आ रही है, 2 रुपये, इसको लिख दिया 2 रुपये। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 1200 आ गया, 1200 में से 2000 गए तो 800। तो फिक्स ओवरहेड देखो, चाहे आप 1600 यूनिट बनाओ चाहे 2000 बनाओ, फिक्स दोनों में ही, फिक्स ओवरहेड दोनों में ही फिक्स है, दोनों में 800 रुपये आ रहा है। बाकी जो भी बचा हुआ है, 2000 में से 800 गए तो 1200, 1200 क्या हो गया आपका
जब 600 इकाइयाँ बनेगी तो 1200 क्या हो जाएगा आपका वेरिएबल ओवरहेड, और 400 इकाइयाँ बनेगी तो 800 क्या हो जाएगा आपका वेरिएबल ओवरहेड। तो इस तरह से आ जाएगा, क्यों? क्योंकि 2 रुपये प्रति इकाई आपका वेरिएबल ओवरहेड है। 400 पे 2 रुपये लगाओगे 800 रुपये आ जाएगा, और 600 पे 2 रुपये से इंटू करोगे तो 1200 रुपये आ जाएगा। तो 800, इन दोनों केस में 800 और 1200 ये क्या हो गए वेरिएबल ओवरहेड, और 800 800 दोनों कौन से हो गए फिक्स्ड ओवरहेड, जो यहाँ हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको वापस सॉल्व करके देखना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे कोई और एग्जाम्पल के साथ में। थैंक यू।